वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। स्मीयर कैसे बनाते हैं और उन्हें फिक्स कैसे करते हैं, यानी स्थिर कैसे बनाते हैं। जी, और देखिए हमारे पास जो जानकारी है वो माइक्रोबायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी और ऐसी ही परीक्षाओं के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है उससे ली गई है। अच्छा, तो कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया को एकदम बेसिक से लेकर कुछ एडवांस बातों तक आसान भाषा में समझा जाए। हाँ, तो मतलब आज का हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि भाई माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए स्लाइड बनती कैसे है सही। और हर स्टेप इतना जरूरी क्यों है, ताकि जो दिखे वो भरोसेमंद हो और सही डायग्नोसिस हो सके। हम अक्सर रिजल्ट्स पर तो ध्यान देते हैं, पर आज उसके पीछे की कहानी समझेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए अगर प्रक्रिया में जरा भी गड़बड़ हुई तो कोशिकाओं का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है और फिर डायग्नोसिस भी गलत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड पर कोशिकाएं फैलाने से भी पहले सबसे एकदम पहला कदम क्या होता है? जाहिर है सैंपल लेना ही होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सबसे जरूरी पहला कदम है सही तरीके से सैंपल कलेक्ट करना और उसे संभालना। यहीं से आप कह सकती हैं सटीक डायग्नोसिस की नींव पड़ती है। अच्छा। इसमें ये पक्का करना होता है कि जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, स्लाइड, फिक्सेटिव, सैंपल लेने के औजार, वो सब पूरी तरह से स्टराइल हों, बिल्कुल साफ। हाँ, मतलब कोई बाहरी कण ना हो। जी, जरा सी भी गंदगी या कोई और कोशिकाएं आ गई तो सब गड़बड़ हो सकता है। और ये सिर्फ औजारों की सफाई तक ही तो नहीं होगा, मतलब मरीज से जुड़े कुछ पहलू भी तो होंगे। अरे बिल्कुल, प्रक्रिया शुरू करने से पहले पेशेंट की सहमति, उनका कंसेंट लेना और उनकी पहचान ठीक से कंफर्म करना ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। ये सिर्फ नैतिक तौर पर सही नहीं है, बल्कि इससे ये भी पक्का होता है कि सही इंसान का सैंपल लिया गया है और रिपोर्ट भी सही मरीज तक ही जाएगी। कोई भी मिक्सअप बहुत बहुत सीरियस हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सारी तैयारी हो गई, पहचान भी पक्की हो गई। अब सैंपल लेते कैसे हैं? क्या अलग-अलग बॉडी पार्ट से सैंपल लेने के तरीके भी अलग होते हैं? हाँ, बिल्कुल। सैंपल कहाँ से लेना है इस पर तरीका निर्भर करता है। जैसे गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स से सैंपल लेना है, जिसे पैप्समियर कहते हैं ना। हाँ, पैप्समियर। उसके लिए खास तरह का स्पैचुला या फिर साइटो ब्रश आता है। उसे धीरे से घुमाकर ऊपर की कोशिकाएं इकट्ठी की जाती हैं। अच्छा, और मान लीजिए कोई गांठ है या स्किन पर कुछ अलग सा दिख रहा है, वहां से कैसे लेंगे? ऐसी जगहों के लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन मतलब FNA वो तकनीक बहुत काम आती है। FNA? हाँ, सुना है। इसमें एक बहुत पतली सुई सीधे उस गांठ या सूजन में डालते हैं और सिरिंज से खींचकर थोड़ा सा मटेरियल, कोशिकाएं या लिक्विड वो निकाल लेते हैं और उसे फौरन स्लाइड पर डाल देते हैं। और इसी तरह अगर फेफड़ों या गले से लेना है तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी के दौरान ब्रशिंग वगैरह होती है या फ्लूइड निकाला जाता है। तरीके अलग है। और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे प्लूरल फ्लूइड या जोड़ों का पानी, हाँ। उनमें तो कोशिकाएं बिखरी होती होंगी। हाँ, बॉडी फ्लूइड्स का खास ध्यान रखना होता है। उन्हें कलेक्ट करने के बाद या तो फौरन एक स्पेशल साइटोलॉजी फिक्सेटिव वाले कंटेनर में डालते हैं। अच्छा, तुरंत फिक्सेटिव में। हाँ, या फिर एक स्टेराइल स्क्रू कैप वाले मतलब कस के बंद होने वाले कंटेनर में लैब भेजते हैं। मेन बात यह है कि लैब पहुंचने तक कोशिकाएं खराब ना हो, उनका डीजेनरेशन ना हो। समझ गया। तो सैंपल आ गया, उसे संभाल भी लिया। अब आया मेन काम, स्मीयर बनाना। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? ही मोटी हो। एक कोशिका जितनी मोटी। अच्छा। हाँ, ताकि कोशिका एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें और माइक्रोस्कोप में हर एक कोशिका अलग और साफ दिखे। और फैलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वो सैंपल पे डिपेंड करता है। ब्रश, स्पैचुला, सुई या कभी-कभी एप्लीकेटर स्टिक पे। तो क्या सारे सैंपल्स को एक ही तरीके से फैला देते हैं स्लाइड पर, या इसमें भी अलग-अलग टेक्निक्स हैं? ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, तरीके अलग हैं। हाँ। और सही तरीका चुनना सैंपल की चिपचिपाहट, उसकी विस्कोसिटी और उसमें कितनी कोशिकाएं हैं इस पर निर्भर करता है। एक आम तरीका है स्ट्रीकिंग। स्ट्रीकिंग ये किस तरह के सैंपल्स के लिए ठीक रहती है? स्ट्रीकिंग ज्यादातर म्यूकॉइड मतलब गाढ़े चिपचिपे सैंपल के लिए होती है, जैसे वजाइनल डिस्चार्ज है या गाढ़ा थूक है या पेट से निकला गैस्ट्रिक म्यूकस। अच्छा, इसमें सैंपल को स्लाइड की लगभग 2/3 हिस्से पर एक सिरे से दूसरे तक लगातार धारियों में मतलब स्ट्रीक्स में फैलाते हैं।
ताकि वो पतला हो जाए। और इसमें कुछ खास ध्यान रखना होता है? हाँ, स्ट्रीकिंग से बने स्मीयर को लगभग फौरन फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि गाढ़े सैंपल जल्दी सूखकर खराब हो सकते हैं। ओके, ये टेक्निक इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री वगैरह में भी काम आती है। ठीक है, स्ट्रीकिंग हो गई। इसके अलावा और कौन सी मुख्य तकनीकें हैं? एक और है स्प्रेडिंग। अब नाम से ही लग रहा है, इसमें सैंपल को फैलाते हैं। हाँ, स्प्रेड करना। ये तकनीक थूक, ब्रोंकियल एस्पायरेट, प्लूरल फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड, नेजल स्मीयर, इन सब के लिए काफी इस्तेमाल होती है। ये सैंपल स्ट्रीकिंग वालों से थोड़े कम गाढ़े हो सकते हैं। तो स्प्रेडिंग का फायदा क्या हुआ फिर? स्ट्रीकिंग से ही अलग कैसे है? स्प्रेडिंग से कोशिकाओं की एक मीडियम मोटाई की फिल्म बनती है, और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये कोशिकाओं का जो आपसी जुड़ाव होता है ना, जो सेल्यूलर इंटर रिलेशनशिप है, इसे काफी हद तक बनाए रखती है। मतलब अगर कोशिकाएं किसी खास पैटर्न में एक साथ थीं, तो स्प्रेडिंग वाले स्मीयर में वो पैटर्न दिखने के चांस ज्यादा होते हैं। ये डायग्नोसिस में मददगार हो सकता है। अच्छा, और एक डायरेक्ट स्मीयर्स भी होता है, वो क्या है? डायरेक्ट स्मीयर तो काफी सीधा तरीका है। इसमें सैंपल लेने वाले औजार से, जैसे ब्रश, स्पैचुला या एफएनए वाली सुई, सीधे सैंपल को स्लाइड पर लगाया या फैलाया जाता है। ओके, ये सर्वाइकल स्मीयर, ब्रेस्ट सीक्रेशन या एफएनए सैंपल के लिए कॉमन है। फैलाते ही फौरन स्लाइड को या तो फिक्सेटिव वाले जार में डुबो देते या फिर उस पर फिक्सेटिव स्प्रे कर देते हैं। आपने एफएनए का जिक्र किया। क्या एफएनए या दूसरी लिक्विड सैंपल्स के लिए कोई और ज्यादा पॉपुलर तरीका भी है? मैंने 2 स्लाइड्स यूज करने के बारे में सुना है। हाँ, वो बहुत कॉमन और इफेक्टिव तरीका है, खासकर लिक्विड या सेमी लिक्विड सैंपल्स के लिए। उसे पुल अपार्ट या 2 स्लाइड मेथड भी कहते हैं। पुल अपार्ट कैसे करते हैं? इसमें सैंपल की एक बूंद एक साफ स्लाइड के बीच में रखते हैं। फिर दूसरी स्लाइड उसके ऊपर करीब 30-45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं ताकि बूंद फैल जाए। अच्छा, फिर ऊपर वाली स्लाइड को तेजी से और एक बराबर प्रेशर के साथ नीचे वाली स्लाइड के ऊपर से खींच लेते हैं। उससे क्या होता है? उससे सैंपल दोनों स्लाइड्स पर एक बहुत पतली, लगभग मोनोलेयर जैसी परत में फैल जाता है। यह तरीका खास तौर पर फ्लूइड एस्पिरेशन साइटोलॉजी सैंपल्स के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे रेस्पिरेटरी फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड या सीएसएफ। सीएसएफ मतलब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड? हाँ, बिल्कुल। और गाढ़े म्यूसिनस सैंपल्स जैसे थूक या गैस्ट्रिक लवाइज के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। मकसद वही है, कोशिकाओं को अलग अलग करना ताकि उन्हें आसानी से देखा जा सके। और एक नाम और था, सैकोमानो तकनीक, सैकोमानो टेक्निक। इसकी क्या खास बात है? ये कब यूज होती है? हाँ, सैकोमानो तकनीक ये बेसिकली गाढ़े म्यूसिनस सैंपल्स खासकर थूक के लिए डेवलप की गई थी, लेकिन अब ये दूसरे एस्पिरेशन या ब्रशिंग सैंपल्स के लिए भी यूज होती है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सैंपल को सीधे एक स्पेशल फिक्सेटिव में मिलाते हैं, जिसे सैकोमानो फिक्सेटिव कहते हैं। ये कार्बोवैक्स और 50% अल्कोहल का मिक्सचर होता है। तो इसमें सैंपल को स्लाइड पर फैलाने से पहले फिक्सेटिव में मिलाते हैं? हाँ, बिल्कुल। सैंपल को पहले इस फिक्सेटिव में कुछ देर रखते हैं, जिससे म्यूकस घुल जाता है और कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। फिर उसे सेंट्रीफ्यूज करके कोशिकाओं को नीचे बिठाते हैं और फिर उनसे स्लाइड पर स्मीयर बनाते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कोशिकाओं के अंदर की डिटेल्स, खासकर न्यूक्लियस की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करता है। यानी कैंसर जैसी कंडीशंस को पकड़ने में ये बहुत मददगार होगे। बिल्कुल। जब कोशिकाएं इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड होती हैं, तो कैंसर या इन्फेक्शन जैसी असामान्यताओं की पहचान ज्यादा भरोसेमंद होती है। ये तकनीक आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो नकली बदलाव आ जाते हैं ना, हाँ, उनको भी कम करती है। तो कोशिका की असली मॉर्फोलॉजी, उसका आकार, उसकी बनावट, वो स्टडी करना आसान हो जाता है। सही डायग्नोसिस के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई स्मीयर बनाने की कुछ मुख्य तकनीकें, हर एक की अपनी जगह है। सैंपल के हिसाब से स्मीयर बन गया। अब आता है अगला बहुत जरूरी कदम, फिक्सेशन, स्थिरीकरण। आपने पहले इशारा किया था कि ये बहुत क्रिटिकल है। क्यों और ये होता कैसे? यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, देखिए, स्मीयर बनाने के फौरन बाद जब तक वो गीला है, उसे फिक्स करना शायद पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण पल है। फौरन मतलब बिल्कुल देरी नहीं? जरा भी नहीं। अगर स्मीयर हवा में सूख गया तो बस सब गड़बड़। कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, उनका आकार बिगड़ जाएगा, न्यूक्लियस में दरारें पड़ सकती हैं। इसे एयर ड्राइंग आर्टिफैक्ट कहते हैं।
अच्छा, एयर ड्राइंग आर्टिफैक्ट। हाँ, और ऐसी बिगड़ी हुई कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में पहचानना और उनका सही एनालिसिस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिक्सेशन का पहला काम तो कोशिकाओं को सूखने और बिगड़ने से बचाना हो गया। हाँ, वो तो है ही, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। फिक्सेशन एक्चुअली कोशिका के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं उन्हें तुरंत रोक देता है। रोक देता है मतलब ये प्रोटीन को उनकी जगह पर जमा देता है, डीनेचर और प्रेसिपिटेट कर देता है, एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देता है और कोशिका की पूरी संरचना को ठीक वैसा ही फ्रीज कर देता है जैसा वो जीवित अवस्था में शरीर के अंदर थी। ये एक तरह से कोशिका का स्नैपशॉट लेना है। वाह, ये तो कमाल है। इससे न सिर्फ कोशिका का आकार बचता है बल्कि उसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो भी अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं। तभी तो बाद में जब हम स्टेनिंग करते हैं, रंगाई करते हैं, तो वो ठीक से हो पाती है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो लैब्स में कौन कौन से फिक्सेटिव आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं? क्या सब एक जैसे ही होते हैं? नहीं, कई तरह के होते हैं और हर एक के अपने फायदे नुकसान हैं। सबसे कॉमन शायद अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव है। इनमें एक क्लासिक मिक्सचर है अल्कोहल ईथर फिक्सेटिव। अल्कोहल ईथर? इसमें क्या होता है और कैसे काम करता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एब्सोल्यूट एथिल अल्कोहल और ईथर दोनों बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं। स्मीयर वाली स्लाइड को इस मिक्सचर में डुबोकर रखते हैं, आमतौर पर करीब 15 से 30 मिनट के लिए। अच्छा। ये कोशिकाओं को अच्छी तरह डिहाइड्रेट और फिक्स कर देता है। लेकिन हाँ, ईथर क्योंकि ज्वलनशील है और उड़ता भी जल्दी है, हाँ वो तो है, तो इसे सावधानी से यूज करना होता है और कसकर बंद जार में रखना पड़ता है। आजकल तो खैर सेफ्टी रीजन से कई लैब्स ईथर फ्री अल्कोहल फिक्सेटिव ज्यादा पसंद करती हैं, जैसे 95% एथिल अल्कोहल। तो ईथर के बिना सिर्फ अल्कोहल भी काम कर जाता है? हाँ बिल्कुल, 95% एथिल अल्कोहल एक बहुत ही इफेक्टिव और वाइडली यूज्ड फिक्सेटिव है। सस्ता भी है, आसानी से मिल जाता है और ईथर के मुकाबले कम खतरनाक है। कोशिका की संरचना को ये भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है। ठीक है। अल्कोहल वाले फिक्सेटिव के अलावा और कौन से ऑप्शन है? आपने शॉर्डियन के फ्लूइड का नाम लिया था, शॉर्डियंस फ्लूइड। हाँ, शॉर्डन का फ्लूइड एक और क्लासिक फिक्सेटिव है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है। इसमें मेन चीज होती है मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड? हाँ, ये प्रोटीन को बहुत तेजी से और बहुत असरदार तरीके से जमाता है। साथ में अल्कोहल और थोड़ा सा ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी होता है। लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड ये तो हैवी मेटल है, इसके इस्तेमाल में तो और भी सावधानी रखनी पड़ती होगी। बिल्कुल, मर्क्यूरी क्लोराइड टॉक्सिक होता है और इसके डिस्पोजल के भी खास नियम हैं। शॉर्डन फ्लूइड से फिक्स करने के बाद स्लाइड पर मर्क्यूरी के काले दाने जैसे बन जाते हैं, जिन्हें आयोडीन के घोल से हटाना पड़ता है। अच्छा, एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। ये कुछ खास तरह की कोशिकाओं या पैरासाइट्स की स्टडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता था पहले। तो तेज फिक्सेशन पर प्रोसेस मुश्किल और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। कोई और मेन फिक्सेटिव? कार्नोइस का फ्लूइड, कार्नोइस फ्लूइड इसका भी नाम था। हाँ, कार्नोई का फ्लूइड भी एक इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव है। इसमें होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लोरोफॉर्म भी? जी, ये बहुत तेजी से टिश्यू में घुसता है और कोशिकाओं को फिक्स करता है। क्लोरोफॉर्म होने से ये लिपिड्स मतलब फैट को घोलने में भी मदद करता है। कार्नोई का फ्लूइड खासकर तब यूजफुल होता है जब न्यूक्लियर डिटेल मतलब नाभिक की बनावट या ग्लाइकोजन जैसे पदार्थों को प्रिजर्व करना हो। हालांकि ये कोशिकाओं को थोड़ा सिकोड़ सकता है। तो लगता है हर फिक्सेटिव की अपनी एक खासियत है। कोई तेज है, कोई न्यूक्लियस को बेहतर रखता है, किसी में सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल सही फिक्सेटिव कौन सा चुनना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सैंपल कैसा है, आगे कौन सी जांच करनी है। मान लीजिए कोई स्पेशल स्टेनिंग करनी है या मॉलिक्यूलर टेस्ट करना है, और लैब की अपनी जो प्रोसीजर सेट है वो क्या है। कोई एक फिक्सेटिव हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होता। तो हमने सैंपल लेने से शुरू किया, उसे स्लाइड पर फैलाने के अलग अलग तरीके देखे और फिर उसे फिक्स करने के तरीके और उसकी अहमियत को समझा। अब अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो इन सारे स्टेप्स का फाइनल गोल क्या है? ये सब इतनी बारीकी से क्यों किया जाता है? देखिए, अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, माइक्रोस्कोप के नीचे जांच के लिए एक ऐसी स्लाइड तैयार करना जिसमें कोशिकाएं अपनी असली बनावट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हों, साफ साफ दिखें और उनमें अगर कोई भी असामान्यता, कोई अबनॉर्मैलिटी है तो उसे भरोसे के साथ पहचाना जा सके। हर कदम सैंपल लेने से लेकर फिक्सेशन तक इसी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि सही डायग्नोसिस की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। निश्चित रूप से
आप सोचिए, अगर स्मेयर बहुत मोटा बन गया तो कोशिकाएं एक दूसरे को ढक लेंगी, ठीक से दिखेंगी ही नहीं। हाँ, अगर फिक्सेशन ठीक से नहीं हुआ तो कोशिकाएं बिगड़ जाएंगी। हो सकता है नॉर्मल कोशिकाएं भी अजीब दिखने लगें या जो एबनॉर्मल है वो पहचानी ही न जा सकें। सही बात है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया लैब में क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और अंत में ये सब जुड़ा है पेशेंट की सही देखभाल और उनकी सेफ्टी से। एक सटीक साइटोलॉजिकल जांच ही सही डायग्नोसिस और फिर सही इलाज की तरफ ले जाती है। बहुत खूब। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि इस साइटोलॉजी में सही डायग्नोसिस के लिए सिर्फ माइक्रोस्कोप ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे पहले की पूरी प्रक्रिया, सैंपल का सही कलेक्शन और हैंडलिंग, सैंपल के टाइप के हिसाब से स्मीयर बनाने की सही टेक्निक चुनना, चाहे वो स्टीकिंग हो, स्प्रेडिंग, डायरेक्ट स्मीयर, 2 स्लाइड मेथड या फिर वो साइकोमेनो वाली तकनीक हो। हाँ, और सबसे ज़रूरी, स्मीयर को सूखने से पहले फौरन सही फिक्सेटिव से, जैसे अल्कोहल वाला शॉर्डिन या कार्नोय, स्थिर करना, ये सब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस प्रोसेस में जो छोटे छोटे दिखने वाले फर्क है ना, वो भी फाइनल रिपोर्ट पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। सही। स्लाइड पर सैंपल कैसे फैलाया, प्रेशर कितना था, स्पीड क्या थी, फिक्सेटिव में कितनी देर रखा, कौन सा फिक्सेटिव यूज किया, हर चीज मैटर करती है। यहीं पर स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण और जो टेक्नीशियंस हैं उनके स्किल का महत्व सामने आता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से आज का एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है। आपने मानकीकरण की बात की, तो सोचने वाली बात यह है कि अलग-अलग लैब्स में क्या इन टेक्निक्स में फर्क होता है? क्या एक ही तरह के सैंपल के लिए अलग-अलग लैब अलग तरीके अपना सकती हैं? और अगर ऐसा है, तो इन प्रक्रियाओं को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज करने में क्या चुनौतियां हैं? क्या नई टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेटेड स्मीयर बनाने वाले सिस्टम्स या बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन चुनौतियों से निपटने और डायग्नोसिस की एक्यूरेसी को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है ताकि हर मरीज को, चाहे वो किसी भी लैब में जाए, बेहतरीन क्वालिटी की जांच मिल सके। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है साइटोलॉजी की इस बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी प्रक्रिया की बारीकियों को समझने में आपको मदद मिली होगी। जी, आप इस विषय पर और भी सोच विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।